आइए हम एनसीईआरटी के क्लास 12th के हिस्ट्री के पार्ट 3 को आज हम पढ़ने की चेष्टा करते हैं। अध्याय 14 है और विभाजन को समझना चैप्टर है, जिसमें हम राजनीति और स्मृति और अनुभव के आधार पर इस चैप्टर के हृदय में पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी लोगों को विदित है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और जो लड़ाई हम सदियों से लड़ते चले आ रहे थे, तो उस लड़ाई को हम जीत चुके थे और उस आज़ादी को पाने के बाद हम जश्न में सराबोर हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि विभाजन रूपी इस डायन ने करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर दिया, जिसमें बड़ी ही बर्बरता के साथ दोनों देश के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। और यह पूरी तरीके से, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, कि जर्मनी में नाजियों का जिस तरीके से कत्लेआम किया गया, उसी तरीके का दृश्य आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए, हम शुरू करते हैं। विभाजन की वजह से लाखों लोग उजड़ गए, शरणार्थी बनकर रह गए। उनको अपने रेशा रेशा ज़िंदगी नए सिरे से बुननी पड़ी। अब आप सोच सकते हैं कि जिस घर को बनाने के लिए उम्र गुजर जाती है, उस घर को पल भर में छोड़ के जाना पड़ा। हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्यों, भारत और पाकिस्तान, जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे। पाकिस्तान के दो भाग थे, एक पश्चिमी भाग था और दूसरा पूर्वी भाग था। में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन हुए, लगातार परिवर्तन हुए, जिसकी अंदेशा, जिसकी आशंका पहले से नहीं थी। और इसमें लाखों जानें गई, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गईं। शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ और एक ऐसा जंग संहार हुआ, हिंसा और विस्थापन हुआ, जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण मौजूद नहीं था। इस अध्याय के अंदर हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे। यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से 50 की काल की अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों के क्या दर्दनाक अनुभव रहे। अध्याय में इस बात की भी चर्चा की जाएगी और इसमें साक्षात्कारों के जरिए, यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए, हम इन अनुभवों के इतिहास को कैसे रच सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदों और उसकी सीमाओं को दिखाया गया है। साक्षात्कार से हम किसी समाज के अतीत के ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी मिल नहीं पाती है। परंतु कई मामलों के बारे में हमें साक्षात्कार की पद्धति से ज़्यादा पता नहीं चलता। ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बंटवारे के कुछ तीखे अनुभवों के साथ, जो पूरी तरीके से आपके बंटवारे की तस्वीर को यहाँ प्रस्तुत करने में सक्षम रहेगी। बंटवारे के कुछ अनुभव के बारे में यहाँ पे 3 घटनाएं दी जा रही हैं, जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता जो थे वो भारतीय थे। शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि जो लोग पीढ़ियों से कमोबेश मेल मिलाप से रहते आए थे, उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना ज़बरदस्त कहर कैसे ढहा।
यानी ये सोचने वाली बात थी कि हम इतनी प्रेम मोहब्बत और करुणा के साथ सदियों से रहते आ रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक सब कुछ बदल सा गया। तो आइए हम इस अनुभव को यहाँ पर देखने की चेष्टा करते हैं। तो ये सब तो आप स्वयं पढ़ लेंगे। ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने अपने वतन से उजड़ गए और दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक रहा होगा वह दृश्य, जब आज़ादी तो मिली लेकिन हमें उस आज़ादी के बदले में कई करोड़ लोगों की ज़िंदगियों से खेलना पड़ा। ऐतिहासिक मोड़ है वह वास्तव में 1947 की आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ वह एक ऐतिहासिक मोड़ ही था। आप इसे बंटवारा कहेंगे या महाविध्वंस, जिसको अंग्रेजी में होलोकास्ट कहा जाता है। अभी जो संस्मरण पेश किए गए हैं उनमें बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता चलता है। चौतरफा हिंसा का पता चलता है, चारों तरफ संपूर्ण देश के अंदर कत्लेआम चल रहा था। कई लाख लोग मारे गए, न जाने कितनी औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ। करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अजनबी जमीन पर रिफ्यूजी बनकर रह गए। इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। काबिल और जानकार विद्वानों के अनुमानों से भी मरने वालों की संख्या 2 लाख से 5 लाख तक रही है। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस या उस पार जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा यानी शैडो लाइंस, दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं की गई थी, से ठोकर खाई, वे बेखबर हो गए। बेखबर नहीं, वे बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल असबाब हाथ से जाते रहे। दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए। वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए। बचपन की यादें उनसे छीन ली गईं। अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी ज़िंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। अगर आप इस चित्र को देखें तो आप इस चित्र के अंदर पाएंगे कि किस तरीके से बैलगाड़ियों से लोग जा रहे हैं, बैलगाड़ियों पर अपने परिवारों और सामान के साथ 1947। अब आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक हादसा रहा वो। और 1947 के दौरान इस तरीके का हादसा दक्षिण एशिया में कहीं भी देखने को नहीं मिला था। क्या यह महज एक विभाजन या कमोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा भर था, या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए, क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थीं और इसके लिए संगठित गिरोह कमर कस के खड़े थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं। मार्शल लॉ, जिसके मार्शल लॉ कहते हैं, मारामारी और रौला या हुल्लड़, विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगजनी और लूट-पुट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाविध्वंस या होलोकॉस्ट शब्द का उल्लेख किया है। जाहिर है वे इस सामूहिक जनसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते हैं। बहरहाल क्या वे संज्ञाएं और शब्द सही हैं जो ये सब दिए गए हैं? महाविध्वंस, होलोकास्ट, क्या ये सही है? आपने कक्षा 9 में नाज़ी शासन के दौरान जर्मन होलोकास्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक लिहाज से देखें तो सन 47 में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटा उसकी भीषणता को होलोकास्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतना जघन्य था कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों, तकसीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है बंटवारा, तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते हैं। यानी महज विभाजन, बंटवारा या तकसीम कहने से
जो पहलू उस टाइम गुजरे थे वो पहलू सामने नहीं आ पाते हैं। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोपीय हॉलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकारों में भी विभाजन का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों आता है। यह सोचने वाली बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं था या अगर था तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। 1947 से 48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नाज़ी जर्मनी में यही हो रहा था। वहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ है वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी। रूढ़ छवियों की ताकत क्या थी? रूढ़ छवियों की ताकत उस टाइम भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारे के उपज हैं। कई बार गलतफहमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। उनकी कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़ आते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं, जबकि हिंदू दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया है उनके वंशज हैं। पत्रकार R.M. मर्फी ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की रूढ़ छवियों स्टीरियोटाइप्स की कमी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एकेश्वरवादी का मतलब एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले, कायर, बहुईश्वरवादी और शाकाहारी होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ छवियां विभाजन से भी पहले की हैं, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिला है। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम ही नहीं लेते। विभाजन ने ऐसी स्मृतियाँ, घृणाएँ, छवियाँ और पहचानें रच दी हैं कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही हैं। ये नफरतें सामुदायिक टकराव में साफ झलकती हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकराव ने इन पिछली स्मृतियों को जिंदा रखने का काम किया है। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों के आपसी फैसले को इसे और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। वे लोगों के जेहन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूत करते हैं, इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे हैं। उन प्रलयकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों से दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिला है। यहाँ देखें चित्र के अंदर जो है ये चित्र है दिया हुआ है, चित्र 14.5 है। ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोग देखिए यहाँ लोग वही सामान अपने साथ लेकर चले जिसे वे उठाकर ले जा सकते थे। उजड़ने में लोगों को गहरे नुकसान का एहसास हुआ। जहाँ वे पीढ़ियों से रह रहे थे उन स्थानों से उनका विच्छेद हो गया। ये बहुत दुखद घटना थी। आप इसे अच्छे से जब सोचेंगे तब इसके भयावहता का एहसास होगा। विभाजन क्यों और कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और आइए इन प्रश्नों के गहराई में खो जाने का प्रयास करते हैं। विभाजन क्यों और कैसे हुआ? एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण रहा विभाजन से जो ख़त्म हुआ। कुछ इतिहासकार, भारतीय भी और पाकिस्तानी भी, यह मानते हैं कि
कि मोहम्मद अली जिन्ना की यह समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। यह इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़ों का इतिहास मेल जोल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला है। फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमान में कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू मुस्लिम झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं, यह नहीं देखते कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। उनका तर्क है कि अंग्रेजों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए जो पृथक बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्र जैसे जिनका 1919 में विस्तार किया गया का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1909 में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की प्रणाली शुरू हुई और 1919 में द्वैध शासन के अंतर्गत जो है उसका विस्तार किया गया। तो अंग्रेज़ों की यह एक बहुत बड़ी साजिश रही हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई भरने के लिए। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज फायदे पहुंचाएं। इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति इन अस्मिताओं का ज़्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। अब सामुदायिक अस्मिताओं से जुड़े अभिप्राय केवल विश्वास और अकायद आस्था के फर्कों पर केंद्रित नहीं थे। अब अक्सर धार्मिक अस्मिताएं समुदायों के बीच हो रहे विरोधों से जुड़ गईं। हालांकि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा। हमें यह इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए और न ही हमें यह मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है। हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके और भी कई कारण थे। लखनऊ समझौता यहाँ पे दिया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा परिचर्चा कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि 1907 में सूरत में कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल में। और फिर दिसंबर 1916 में हुआ यह समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसे इस समय यूपी में आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती थी, के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकारा। समझौते ने कांग्रेस के मध्यम मार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और आर्य समाज 19वीं सदी के आखिरी दशकों और प्रारंभिक 20वीं सदी का यह उत्तर भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन खास तौर पर पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज जो है पंजाब में ज़्यादा सक्रिय रहा है। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। अच्छा, मस्जिद के सामने संगीत, यहाँ पे देखिएगा रेड कलर में दिया है। मस्जिद के सामने संगीत किसी धार्मिक जुलूस के द्वारा नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर संगीत के बजाए जाने से हिंदू मुस्लिम हिंसा हो सकते थे। रूढ़िवादी मुसलमान इसे अपनी नमाज या इबादत में खलल मानते थे। तो ये एक उस टाइम का, या इस टाइम भी, इस समय भी लोगों की मानसिकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ से पढ़ेंगे, गुस्सा आया। दूसरी ओर हिंदू 1923 के बाद तबलीग और तंजीम के विस्तार से उत्तेजित हुए। देखें, 1923 के बाद तबलीग यानी प्रचार और तंजीम यानी संगठन के विस्तार से मुस्लिमों में तबलीग होने लगा, यानी लोग अपने धर्म का प्रचार करने लगे, और तंजीम इसके नाम पे संगठन बनने लगे के विस्तार से उत्तेजित हुए। जैसे जैसे मध्यम वर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदायों में लोगों को दूसरे समुदायों के खिलाफ लामबंद करते हुए ज़्यादा एकजुटता बनाने लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। प्रत्येक सांप्रदायिक
दंगे से समुदायों के बीच फर्क गहरे होते गए और हिंसा की परेशान करने वाली स्मृतियां भी निर्मित होती गईं। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं है कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव की वजह से हुआ। गर्म हवा फिल्म के नायक ने ठीक ही कहा, सांप्रदायिक कलह तो सन 1947 से पहले भी होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े। पहले की पहले की सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन के गुणात्मक फर्क है, और बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी दशक की घटनाओं को बारीकी से देखना होगा, तभी हम जाकर के इस पे एक पैनी निगाह टिका सकते हैं। सांप्रदायिक से क्या अभिप्राय है, पहले तो हम इसको समझें। हमारी अस्मिता के कई पहलू होते हैं। आप बालक हैं या बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गांव, शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी हैं और आप कुछ विशेष भाषाएं बोलते हैं। आप भारतीय हैं, परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं। भारत परिवारों की आय में फ़र्क होते ही यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म आया है, विश्व नागरिक भी हैं। बहुत अच्छा टर्म है ये, इसको आप मेंस में जो है लिख सकते हैं। इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। हम में से अधिकांश का कोई न कोई धर्म है और हमारी ज़िंदगी में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में हमारी अस्मिताओं में कई अभिलक्षण हैं, यानी कि वे जटिल होती हैं। कुछ विशेष संदर्भों में लोग अपनी जटिल अस्मिताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं जैसे धर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं, लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सांप्रदायिकता ये नहीं है। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। तो धार्मिक समुदायों के बीच अगर विरोध और झगड़ा पैदा होता है तो उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और जटिल मानती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। वे इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करते हैं, मानो लोग ऐसी पहचान लेकर पैदा हुए हों, मानो अस्मिताएं इतिहास और समय के दौर से गुजरते हुए बदली नहीं है। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फ़र्कों को दबाती है, उस समुदाय की एकता पर जोर देती है और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित भी करती है। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्हित गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती है, और ऐसे ही हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझकर उनके खिलाफ डटी रहती है। इस पारस्परिक घृणा से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसका अर्थ यह है कि सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है। सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष रूप से राजनीतिकरण है। आप इसको बहुत अच्छे से मेंस में जो है राइटअप कर सकते हैं। जो धार्मिक समुदायों में झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करता है। किसी भी बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। देखिए, बहुत अच्छी लाइन लिख रहा है, किसी भी बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। क्योंकि धार्मिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे देश में अगर कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता है तो वह विरोध और झगड़ों के बीच बो रहा है ना। 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय, इस पर भी हमें नज़र डालनी पड़ेगी। यहाँ देखें, मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में शुरू किया गया था, सही बात है। जल्द ही लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई। 1906 में मुस्लिम लीग का जो है गठन किया गया था, है ना। आगा खां थे, तो आगा खां जो है, आगा खां के नेतृत्व में ये हुआ था। 1940 के दशक में पार्टी भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग करने लगी। कब? 1940 के दशक में। अब 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में आप देखें इसको, बल्कि आपको याद रखना पड़ेगा ये कि 1937 में पहली बार 1937
1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। अब देखिए, ये प्रीलिम्स पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपनी सरकार बनाई। 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत हुआ और 7 में सरकार बनाई गठबंधन के माध्यम से। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में, यानी मुसलमानों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र थे उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% हिस्सा ही मिल पाया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में उसे सिर्फ 2 सीटें प्राप्त हुईं और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुईं। संयुक्त प्रांत, यानी वर्तमान में जिसे आप उत्तर प्रदेश कहते हैं, में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है इससे लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमान के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। ऐसी समझ के पीछे लीग की यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। परंतु जिन्ना की जिद की लीग की मुसलमानों को एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, उस समय बहुत कम लोगों को मंजूर थी। लीग संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी। जो लीग थी, मुस्लिम लीग थी, वो संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में, बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में बहुत कमज़ोर था मुस्लिम लीग। परंतु हालांकि बंगाल में ही इसको बनाया गया था आगा खां के नेतृत्व में, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफ़ी कमज़ोर था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में 9 के बराबर था। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई थी और केवल 10 साल बाद ही इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। इसलिए इस काल में लीग ने सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरी कर दी। कांग्रेस मंत्रालयों ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया नहीं था, न ही कांग्रेस को अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में ही पड़ गए। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, 30 के दशक के आखिरी यहाँ देखें, हिंदू महासभा के बारे में भी दिया है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में कब हुई थी? 1915 में हुई थी हिंदू महासभा की जो है स्थापना। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक देखिए, यूनिस्ट पार्टी थी पंजाब में जो यूनिस्ट पार्टी थी, ये हिंदू मुस्लिम और सिख भूस्वामियों के हितों की प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी थी। यह पार्टी 1923 से 47 के बीच काफ़ी ताकतवर थी। महासंघ या परिसंघ, आधुनिक राजनीतिक शब्दावली में इसका अर्थ है काफ़ी हद तक स्वायत्त और संप्रभु राज्यों का संघ, जिसको केंद्रीय सरकार के पास केवल सीमित शक्तियाँ हैं। 30 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से ज़्यादा जोर देने लगे थे। मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह सहमत नहीं थे।
मौलाना आज़ाद ने 1937 में यह सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत, वर्तमान मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। प्रसंगवश यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत बढ़ती जा रही थी। 30 के दशक में ही आरएसएस नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत, पंजाब और देश के अन्य भागों में फैला था। 1940 तक आरएसएस के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता था। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। अब ये देखिए, ये कब से शुरू हो गया, 1937 में। और हिंदू महासभा जो बनी थी, ये देख लीजिए 1915 में। तो इस और आरएसएस भी जो है पूरी तरीके से मजबूत हो चुका था उस टाइम। तो इस तरीके की गतिविधियों की वजह से लोगों के अंदर एक डर व्याप्त हो गया कि मुसलमानों के, हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति और मुस्लिमों को हिंदुओं के प्रति एक प्रकार का डर उत्पन्न हो गया कि ये तो हमारे दोस्त नहीं बल्कि एक हमारे शत्रु हैं और हम दोनों को अलग अलग ही रहना चाहिए। पाकिस्तान का प्रस्ताव। पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। इस अस्पष्ट से प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान थे। 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है, तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है। कुछ लोग मानते हैं कि इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था, मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। पाकिस्तान का नाम, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है। पाकिस्तान अथवा पाक-अस्तान पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। रहमत अली इस नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी उसके इस विचार को केवल एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया था। ये एक छात्र थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। विभाजन का अचानक हो जाना। पीछे हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उसका भविष्य में लोगों की ज़िंदगी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में बहुतों को यह लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी वे वापस लौट आएंगे। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी।
शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैतरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका वे सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने और मुसलमान के लिए और रियायतें हासिल करने के इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ताएं कुछ समय तक टालनी पड़ी, लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम युद्धोत्तर घटनाक्रम और इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हम इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही लेके आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।